हेलो वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अभी एंड न्यू की वीडियो, और उस वीडियो का टाइटल है Why is North India flooding? अच्छा, हिमाचल फ्लूडिंग एक्सप्लेन्ड बाय अभी एंड न्यू। हिमाचल इज डाइंग था इस वीडियो का टाइटल। और देखते हैं कि क्या हो रहा है हिमाचल में, क्या मतलब बेसिकली है क्या। हिमाचल डूब रहा है। एटलीस्ट 81 लोगों की जान गई है। जून से देखा जाए तो आंकड़ा 300 को पार कर। अच्छा, ये उस पे है, क्या बोलते हिमाचल, मेरे ख्याल से वहाँ पर आ रहे हैं पानी वगैरह है, या तो बारिशें वगैरह ज़्यादा हो रही है। जिस तरह अभी रिसेंटली पाकिस्तान में भी वैसे बारिशें वगैरह ज़्यादा हुई हैं तो काफ़ी जो है नुकसान हुआ है। तो जब बारिशें होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर ज़्यादा लोग मरते भी हैं, लोगों के घर टूटते नुकसान हैं, बहुत होता है। बहुत ज़्यादा होता है। कुल्लू में लैंडस्लाइड की वजह से 8 अनसेफ बिल्डिंग्स गिर गई। नुकसान 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हुआ है। और यही सेम सिलसिला उससे ज्यादा देखो उत्तराखंड, पंजाब। पैसों वाला नुकसान फिर रिकवर हो जाता है, रिकवर लेकिन लेकिन जो ये लोग मरते हैं ना, जो जिनकी जान जाती है वो उत्तर नहीं प्रदेश रिकवर का भी है। भारत के पूरे नॉर्दर्न बेल्ट में ऑरेंज या रेड अलर्ट डिक्लेयर हुआ है। यार वैसे मुझे समझ ये पानी के साथ कैसे बिल्डिंग्स गिरती हैं? पानी के साथ कैसे, जाहिर सी बात है पानी आएगा तो पानी बिल्डिंग्स को गिराएगा ही ना। और गलत जगह पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, जो मतलब पहाड़ों पे बनी हुई होती हैं, पहाड़ों के साथ, तो पहाड़ तो किसी टाइम पे भी लैंड स्लाइडिंग करके वो गिर सकता है। पहाड़ के साथ साथ जो घर होते हैं, मोस्टली जब देखो जलजले आते हैं तो पहाड़ों के साथ ही जो घर होते हैं वो ही टूटते हैं, ऊपर से जो चट्टानें आती हैं वो गिरा देती हैं, तो उस तरह का नुकसान दिस होता इज अ डिजास्टर, लेकिन इसे नेचुरल डिजास्टर कहना ठीक नहीं। ये एक मैन मेड डिजास्टर है। ये है कहानी ह्यूमन ग्रीड, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन अच्छा। और करप्शन की। जो हमारे ना, ये सुंदर चीज माउंटेन्स गलत में है लोगों ना। का जीना मुश्किल कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में तो सभी बातें करते हैं। इस वीडियो के एंड में कुछ सोल्यूशंस भी डिस्कस करते हैं। अगर आपको हमारा ये सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, हो क्या रहा है? पिछले 2 महीनों से हिमाचल बह रहा है। हेवी रेन्स की वजह से सारे हिल स्टेशंस फ्लड हो रहे हैं। ब्यास नदी के लेवल्स बढ़ रहे हैं। गंगा का भी यही हाल है। 23 और 24 अगस्त को शिमला ने 190 मिलीमीटर रेनफॉल एक्सपीरियंस किया। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, 2020 में हैदराबाद में 300 मिलीमीटर रेनफॉल आया था और वहाँ फ्लैश फ्लड्स हुए थे। नाउ व्हाई इज दिस कंपैरिजन इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हैदराबाद 536 मीटर्स अबव सी लेवल है और शिमला 2200 मीटर्स। 190 मिलीमीटर रेनफॉल इज अ लॉट फॉर अ हिली रीजन। हिमाचल प्रदेश को जून से सितंबर के पूरे मॉनसून पीरियड में 750 मिलीमीटर बारिश मिलती है, जो स्प्रेड आउट हो जाती है। लेकिन इस साल बारिश जून एंड में शुरू हुई, अराउंड 24 जून, और तब से लेकर अब तक ऑलरेडी हिमाचल में 794 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, यानी 39% एक्स्ट्रा। अब तक 300 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। 1000 से ज्यादा बिल्डिंग्स बह गए हैं और हर हफ्ते एक नई रेड अलर्ट आ रही है। इस हैवी रेनफॉल की वजह से ऐसा लग रहा है कि पूरा स्टेट बह जा रहा है। कंटिन्यूस लैंडस्लाइड्स की वजह से सारे हिल स्टेशंस में बिल्डिंग्स बह रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं, पेड़ उजड़ रहे हैं, कई व्हीकल्स रास्तों पर स्ट्रैंडेड हैं। बलड रिवर के स्वेलिंग की वजह से बड्डी में एक ब्रिज टूट गई है, जिसने हरियाणा और चंडीगढ़ से स्टेट की कनेक्टिविटी को अफेक्ट किया है। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां बिल्डिंग्स एक चुटकी में कोलैप्स होते दिख रहे हैं। आईएमडी ने तो उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट डिक्लेयर किया, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट की संभावना उत्तराखंड में भी है। इनफैक्ट हैवी रेन्स नॉर्दर्न बेल्ट से लेकर सिक्किम तक प्रेडिक्टेड। चैप्टर 2, डेवलपमेंट की हैवी प्राइस। इकोनॉमी और एनवायरनमेंट हमेशा एक रोप के 2 एंड्स पर पाए जाते हैं। लगता है हमेशा हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट को फेवर किया तो इकोनॉमी सफर करेगी, और इकोनॉमी को फेवर किया तो एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, जो अल्टीमेटली हमें ही भुगतना पड़ेगा। फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स और अर्थक्वेक्स के रूप में। चलिए समझते हैं कि फ्लड्स के मैन मेड रीजंस क्या है। पहला रीजन है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। आज इस रीजन में 168 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो इन टोटल 10,848 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। एस्टिमेट है कि 2030 तक 1000 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन होंगे, जिनसे ये कैपेसिटी 12,000 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जरूरी तो है, लेकिन इससे नदियों का नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। बड़ी नदियाँ छोटी हो जाती है,
नैरो हो जाती हैं। प्लस इस वीडियो को देखिए, हाई रेनफॉल के समय डैम पर प्रेशर आता है, जिनसे डैम ओवरफ्लो होकर अलग अलग एरियाज में फ्लडिंग के चांसेस बढ़ते हैं। हिमाचल के जाते केस हैं। में देखा जाए तो ये वीडियो बनाते समय भाखरा डैम में 1624 फीट पानी भरा है और उसकी कैपेसिटी है 1680 फीट। पोंग डैम में 1360 फीट पानी है और उसकी कैपेसिटी है 1390 फीट। रंजीत सागर डैम में 1712 पानी भरा है और कैपेसिटी है 1731 फीट। जरा सोचिए अगर ये डैम्स तो ओवरफ्लो और हो जाएंगे बढ़ेगा, तो हाँ। क्या होगा। दूसरा रीजन है रोड वाइडनिंग। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि रोड वाइडनिंग की प्रोसेस में माउंटेन एरियाज के रॉक्स लूज हो जाते हैं। जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि वर्टिकल कटिंग की वजह से स्लोप्स और स्टीप हो रहे हैं। रोड वाइडनिंग के समय जहां एंगल 30 से 45 डिग्री तक होना चाहिए था, वो कहीं कहीं 60 डिग्री से भी ज्यादा है और यही सिलसिला पिछले कई डेकेड से चलता है। रोड वाइडनिंग के समय कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ और करते हैं जो डायरेक्टली फ्लडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। रास्ते बनाते समय माउंटेन्स को तोड़ना पड़ता है। एक्सप्लोजन्स, ब्लास्ट या फिर मैन्युअल लेबर से लूज रॉक्स और मिट्टी जमा होती है। इन्हें डेब्री कहते हैं। इन डेब्री को लैंडफिल में डंप करने के लिए मेहनत लगती है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पैसे लगते हैं। करप्शन और शेयर लेजीनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स इन डेब्री को नदियों में डंप करते हैं। इससे नदी का स्तर बढ़ जाता है एंड जब नदी का लेवल बढ़ जाता है तब बारिश के मौसम में हैवी रेनफॉल वो नदी बेयर नहीं कर सकती और उसके लेवल्स डेंजरस लेवल्स तक बढ़ जाते हैं विच कॉजेस फ्लडिंग। हिमालयाज में रास्ते बनाते समय कंस्ट्रक्शन का काम फास्ट करने के बजाय एनवायरनमेंट को ध्यान देकर कंस्ट्रक्शन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि हिमालयाज यंग माउंटेन्स है जो अभी भी ग्रो हो रहे हैं। यहाँ की मिट्टी लूज है और इस वजह से स्टेबिलिटी नहीं है। हिमालय की हाइट हर साल बढ़ती है। एज ए रिजल्ट ये एरिया हाई साइस्मिक जोन में आता है, जिससे अर्थक्वेक के चांसेस काफी बढ़ते हैं। हम यूरोपियन मैनर में यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर होने वाला सारा रोड कंस्ट्रक्शन अनसाइंटिफिक था, लेकिन NHAI ने इन सारे एलिगेशंस को बेसलेस कहा है। सच कौन कह रहा है, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बगैर सामने नहीं आएगा। ओवर टूरिज्म भी एक मेजर रीजन है। हिमाचल प्रदेश कई सालों से एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है और ये इमेज लोगों के मन में इम्प्रिंट हो चुका है। हिमाचल लोगों को अच्छा लगता है, दैट इज ग्रेट, बट माउंटेन्स इतने सारे लोगों को केटर नहीं कर सकते। हर साल करोड़ों टूरिस्ट हिमाचल जाते हैं। 2022 में टूर अच्छा यही होता है टूरिस्ट मतलब कोई इवेंट्स वगैरह हो गए, जिस तरह इंडिया में दिवाली वगैरह और इस तरह की कोई इवेंट्स वगैरह जिसमें छुट्टियां ज्यादा मिलती हैं, तो लोग इन्हीं सिटीज की तरफ ज्यादा जाते होंगे। तो वो फिर जाकर एक तो गन भी फैलता है, जिस तरह पाकिस्तान के भी नॉर्दर्न में होता है, तो इसी तरीके से गन भी होता होगा। लोग वहां पर होटल वगैरह ज्यादा बना रहे होंगे, कैफेज बन रहे होंगे, लोगों ने रिहाइश के लिए जगह बना रहे होते हैं, तो उस चीज में भी ये उसी पे बात कर रहे हैं। अराइवल 62% बढ़े टू 1.5 करोड़ टूरिस्ट। हाँ। ये सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट है। फॉरेन टूरिस्ट का Foreign नंबर tourist अलग तो है। अलग अराउंड होगा। 3.5 लाख फॉरेन टूरिस्ट हर साल हिमाचल आते हैं। इन सारे टूरिस्ट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए होटल्स बनते हैं, Hotels बनते रास्ते हैं, बनते हैं, लेकिन रास्ते। प्रॉब्लम ये है कि ये सारे फैसिलिटीज अनप्लान्ड वे में बनते हैं। इन्हीं टूरिस्ट को सर्व करने के लिए माउंटेन्स के एज पे या रिवर बैंक्स पे होटल्स बनते हैं। बना इन देते हैं टूरिस्ट की कुछ वजह से भी। होने वाला पोल्यूशन, उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ वेस्ट, इन पर कोई भी ठोस पॉलिसी एक्शन नहीं ली गई। ऑन दी अदर हैंड हमें वीडियोस दिखते हैं जहां लोग वेस्ट को नदियों में फेंक रहे हैं। चैप्टर 3 लैंडस्लाइड्स का चक्कर। एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं। कितने? दुनिया के 4 में से 3 लैंडस्लाइड्स एशिया में होते हैं। इनमें से मेजर लैंडस्लाइड्स हिमालयाज में होते हैं। ये एक फैक्ट है। लैंडस्लाइड का मतलब है एक स्लोप पर रॉक या डेब्री का सडन मूवमेंट, जहाँ किसी हिल पर से सॉइल या रॉक लूज हो जाता है और फिसल जाता है। लैंडस्लाइड के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होने वाला डिस्टर्बेंस शामिल है। जब भी भारत में फ्लैश फ्लड्स होते हैं तो लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। डेटा कहता है कि दुनिया के 20% लैंडस्लाइड सिर्फ भारत में होते हैं। मॉनसून्स हमारे लिए एक वरदान भी है और श्राप भी, क्योंकि भारत की 70% बारिश जून से लेकर सितंबर एंड तक होती है और बाकी समय नहीं। इन 4 महीनों में बारिश होने की वजह से ऑन वन हैंड एग्रीकल्चर में स्टेबिलिटी आती है, एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बन जाता है, लेकिन फ्लैश फ्लड के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि भारत के कुछ एरियाज में इन 4 महीनों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश में 3 मेजर हैवी रेनफॉल स्पेल्स देखे गए। 9 और 10 जुलाई को, जिसने कुल्लू और मंडी डिस्ट्रिक्ट में डैमेज किया। दूसरा स्पेल था 15 अगस्त को, जिसने शिमला सिटी में डिस्ट्रक्शन फैलाया। और तीसरा रेनफॉल स्पेल है अब अगस्त 23 और 24 को। वैसे देखा जाए तो ये न्यूमेरिकली हाई नहीं है, लेकिन एक ही समय हाई रेनफॉल की वजह से हमारे हिल स्टेशन कोप नहीं कर सकते। गवर्नमेंट डेटा कहता है कि हिमाचल प्रदेश में 17,120 लैंडस्लाइड प्रोन साइट्स हैं, जिनमें से 675 क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स के पास है। डिस्ट्रिक्ट
प्रोजेक्ट वाइज लैंडस्लाइड प्रोन साइट्स इतने हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इन साइट्स को पब्लिक नॉलेज बनाना ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है। अब कुल्लू में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, हैवी रेन्स और करप्शन की वजह से बिल्कुल, एक मैन मेड हाँ। डिजास्टर हमें देखने ये कितने सारे घर इकट्ठे गिरे हैं, और ये तो मेरे ख्याल से इनमें- मोस्टली होटलिंग वगैरह होगी। ये सारी की सारी पहाड़ पे एक साथ में बने हुए हैं, तो ये लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारे गिरे। चैप्टर 4 सॉल्यूशंस। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। Right. कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशंस के पैदा ही नहीं होता, और फ्लडिंग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन साइंस, लीडरशिप और एनवायरनमेंट, इन तीनों फील्ड से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट इंजीनियरिंग से फ्लड्स को रोका जा सकता है। अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं कि वो नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन को फ्लड्स के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन ये लॉजिक कितना सेंसिबल है? प्रॉब्लम ये है कि रिवर्स चौड़े नहीं पतले हो रहे हैं। रिवर बैंक्स पर डेवलपमेंट होने की वजह से पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं बचती। तो हम क्या कर सकते हैं? हम फ्लड वाटर को डाइवर्ट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल चैनल्स बना सकते हैं, पानी को जाने के लिए जगह बना सकते हैं जिससे पानी रेसिडेंशियल एरिया से ना होकर दूसरे पाथ से गुजरे हाँ। और फिर आगे जाकर वापस नदी में मिल जाए। हमें डैम्स बनाने होंगे। क्या बकवास। चैप्टर 2 में तो हमने ही कहा था कि डैम्स बनाने की वजह से फ्लड्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो डैम्स एक सोल्यूशन कैसे हो सकता है? अक्सर भारत में डैम्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर पानी को स्टोर करने के लिए ही बनते हैं, लेकिन फ्लड्स को रोकने के लिए भी डैम्स बनाए जा सकते हैं, जो यूजुअली एम्प्टी रहते हैं, सिर्फ फ्लड्स के समय भरते हैं, फिर उनसे पानी। और इंडिया में होते भी ज्यादा है ना, मतलब ये बारिशें होती हैं तो इसकी वजह से आते भी हैं सैलाब वगैरह, तो इंडिया को जरूरत भी है जरूरत है इस बहुत चीज ज्यादा। की। धीरे धीरे नदियों में छोड़ा जाता है। इनसे पानी का वॉल्यूम कम नहीं होता, लेकिन टाइम बढ़ जाता है। सेम पानी पानी जब धीरे ज्यादा हो जाता है तो इंडिया वाले पता है वो छोड़ भी देते हैं वहाँ पे। पानी वो जाहिर सी बात है, हाँ, उन्होंने तो वो छोड़ना है, तो सैलाब फिर हमारी तरफ भी तो हमारी आता है तरफ ना। भी आता है, क्योंकि हमारे पास भी प्रॉपर यही प्रॉब्लम है कि हमने भी आगे चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। अगर हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ होता, हमारे पास तो इतने डैम्स हैं ही नहीं है है। ही नहीं। अगर पाकिस्तान थोड़े बहुत डैम्स बना लेना, तो जो इंडिया की तरफ से पानी आता है हम उसको स्टोर भी स्टोर कर कर सकते हैं ना। तो हम लोग उस पे भी तो काम नहीं कर रहे ना। ये नदियों को मिलता है, तो फ्लड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा सोल्यूशन है लीडरशिप। अक्सर हम देखते हैं कि रिवर साइड पर होटल्स, बंगलोज और रेस्टोरेंट्स बनते हैं। हाँ। ये नदियों के साइड की एरियाज प्रीमियम एरियाज के तौर पर बेची जाती है, और बिल्डर्स भी करप्ट म्युनिसिपल ऑफिसर्स को पैसा खिलाकर इन प्रोजेक्ट्स को पास करवा ही लेते हैं। हम नेचर को कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। अगर म्युनिसिपल ऑफिसर करप्ट ना हो तो कई बिल्डर्स ड्रेनेज के प्लान्स और प्रिकॉशंस को मंजूर कर देते हैं, लेकिन कॉस्ट बचाने के चक्कर में प्रोजेक्ट बनाते समय प्रिकॉशंस को इग्नोर कर देते हैं। बाद में कोई फॉलो अप नहीं होता, ना कि कोई पेनल्टी लगती है। अक्सर कई रिवर बेड सूख जाते हैं और सालों तक उनमें पानी नहीं आता, तो उन्हें करप्ट ऑफिशियल्स बिल्डर्स को बेच देते हैं और वहाँ पर कॉलोनीज बनती हैं। जो रिवर सूखने आई है, वहाँ कचरा और डेब्री की वजह से रिवर बेड और पतला हो जाता है। एनवायरनमेंट और सेटलमेंट के बीच में गैप होना जरूरी है, जो धीरे धीरे कम हो रही है। इस फ्लड के बाद हिमाचल के सीएम ने नेशनल रिलीफ की मांग की है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि क्या ये पैसा सिर्फ इस क्राइसिस का नुकसान भरने के लिए यूज होगा, या इनसे फ्यूचर में होने वाले डिजास्टर्स रोकने में भी कुछ हेल्प होगी। क्या सिस्टम में सुधार लाए जाएंगे, या अगले साल भी सेम फ्लड्स वापस आएंगे? अच्छी गवर्नेंस अच्छे फ्यूचर को ला सकती है, और इससे फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किस पार्टी की है, लेकिन हाँ, क्या एक्शन लेती है, इससे फर्क जरूर पड़ता है। As harsh as it sounds, एक सोल्यूशन तो यही है कि सारे बिल्डिंग्स को एग्जामिन किया जाए और जो बिल्डिंग्स अनसेफ है उन लोगों को इवैक्यूएट करके रीलोकेट किया जाए। हाँ। सेम फॉर होटल्स। अगर कोई होटल अनसेफ है तो उन पर एक बोर्ड लगना चाहिए, हाँ जी। अनसेफ फॉर टूरिस्ट। तीसरा सोल्यूशन है एनवायरनमेंट। Right. 1976 में ही एमसी मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ के बारे में भारत को वार्न किया था। इस साल जोशीमठ में ऐसी ही दरारें डेवलप हुई, और अभी भी 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जोशीमठ के इर्द गिर्द डेवलप हो रहे हैं। हमें एनवायरनमेंट की वार्निंग साइंस को सीरियसली लेना ही होगा। अनफॉर्चुनेटली हिमालयन रीजन्स क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ज्यादा फील करेंगे, क्योंकि स्नोफॉल मेल्टिंग से उन्हें पानी की समस्या होगी। एट द सेम टाइम लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स के पूरे घर नंबर्स उड़ भी बढ़ेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट कि हम क्लाइमेट चेंज को एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और हर वो स्टेप ले जिससे हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। एक सोल्यूशन ऐसा भी है जो आप एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हैं तो आपकी अर्बन सिटी लाइफस्टाइल वहाँ पर ना लेकर जाए, क्योंकि आपका कचरा आपकी जिम्मेदारी है। इनके अलावा हमने अर्बन फ्लडिंग यानी देश के सिटीज में होने वाले फ्लड्स के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ। यार वीडियो एक तो मतलब थोड़ी सैड इसलिए है कि लोगों के बहुत सारे लोगों के घर और बहुत सारे लोगों की डेथ्स वगैरह हुई हैं। दूसरी ये चीज़ के सलूशन इन्होंने बहुत प्यारे बताए हैं
کہ آپ ان چیزوں پہ خیال کر سکتے ہو. دیکھو یہ ویسے ہوتا ایسے ہی ہے موسٹلی کنٹریز میں کہ کوئی بندہ بھی کسی بھی جگہ پہ مطلب جو پرائم لوکیشنز ہوتی ہیں، جس طرح کوئی نیچے دریا ہے یا دریا گزر رہا ہے تو رائٹ سائڈ پہ پہاڑ ہے، لیفٹ سائڈ پہ پہاڑ ہے، تو وہ پرائم سی لوکیشنز، حالانکہ وہ جگہ پہ بنانا الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو اور لیکن لوگ وہاں وہاں پہ مطلب جانا بھی پسند کرتے ہیں نا، پسند کرتے ہیں، وہاں پہ لیکن وہاں پر آپ جا کر صرف کیمپنگ کر سکتے ہو. آپ کیمپنگ کرو، آپ اپنے کیمپس لے کے جاؤ، وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے کیمپس بنا لو، چھوٹے چھوٹے ہوڈز بنے ہوئے ہوں، بٹ پراپر بلڈنگز نہیں کھڑی کرنی چاہیے، جس سے ایک تو کچرا بھی بنتا ہے، اور دوسرا یہی ہے کہ وہاں پر ظاہری سی بات ہے جب لینڈ سلائڈنگ ہوگی، ایک بلڈنگ بنے گی نا تو اس کے ساتھ میں اور لوگوں کو بھی بلڈنگز کی اجازت ملنی شروع ہو جاتی ہے. تو ویسے ہونا نہیں چاہیے. انہوں نے بہت اچھا سلوشن بتایا. تو خیر ویڈیو تو مطلب اچھی تھی اور اچھے سلوشنز تھے. تو باقی اگر آپ لوگوں کا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اوپینین ہے آپ لوگ کامنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہو. ہم لوگ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. بائے بائے.